नमस्कार। और चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल भारत से कम है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत के अधिक क्षेत्रफल वाले 6 देश अवरोही क्रम में है। सबसे बड़ा है आपका भारत से अधिक जो 6 देश है क्षेत्रफल में बड़ा, सबसे ज़्यादा है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कैवां स्थान है तो विश्व में 7वां स्थान है। और 8वां है आपका अर्जेंटीना, 9वां है आपका कजाकिस्तान, 10वां है आपका अल्जीरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? रूस, जिसका कितना है? 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका विश्व का कैवां बड़ा देश है? तो 25वां सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल कितना है? 21,21,037 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई कितना है? 4,096.7 किलोमीटर। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। वो राज्य कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो पश्चिम बंगाल की लगती है। पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 856, मिजोरम 318, मेघालय 443, असम कितना 262 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई के अवरोही क्रम में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान से लगती है। यानी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका है? बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद चीन के साथ, तब तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प सबसे नवीनतम महाकल्प है। सेनोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई मानी जाती है। सेनोजोइक महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा जाता है। सेनोजोइक एरा के 2 पीरियड्स हैं, एक है टार्सियरी एवं दूसरा है क्वार्टेरनरी। टार्सियरी पीरियड की अवधि आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले तक की है। क्वार्टेनरी पीरियड की शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पहले की मानी जाती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टार्सियरी पीरियड की है। हिमालय पर्वत के मुख्य 3 खंड है। वृहद, महान हिमाद्री हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक, बाह्य हिमालय। हिमालय के उपयुक्त 3 खंडों में सबसे पुराना बृहद हिमालय तथा सबसे नया है आपका शिवालिक हिमालय। दामोदर नदी की सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से होती है। यह दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक नदी कौन है? बराकर, बोकारो, कोनार तथा जमुनिया। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है? बराकर, बोकारो, कोनार तथा जमुनिया। स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत रांची जिला के नागरी गांव से होती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा राज्य के बालासोर जिला के जालेश्वर शहर के निकट बंगाल के खाड़ी में मिलती है। स्वर्णरेखा नदी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। स्वर्णरेखा नदी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। स्वर्णरेखा नदी के सबसे प्रमुख सहायक नदी है खरकई नदी। स्वर्णरेखा किसी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? खरकई नदी है। देखिए जलप्रपात है नदी और वह राज्य, जैसे दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर किस राज्य में? गोवा में है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर कहाँ है? उड़ीसा में। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, कहाँ? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात को गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है।
जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड में स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड में स्थित है। सादनी जलप्रपात शंख नदी पर झारखंड में है। दसम जलप्रपात कांचनी नदी पर झारखंड में है। सबसे ठंडा स्थानों में से एक द्रास, भारत का सबसे ठंडा स्थानों में एक द्रास केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। भारत का सबसे अधिक ठंडा स्थानों में से एक है द्रास, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। द्रास स्थान जोजिला दर्रा एवं कारगिल के बीच में स्थित है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान हिमांक से काफी नीचे गिर जाता है। यहाँ शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मई तक रहती है। यह ग्रीष्म ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। यहाँ वर्षा का अभाव रहता है। भारत की काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान बेसाल्ट के विखंडन से हुआ है। भारत में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारत के काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहते हैं। यह मृदा कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, अतः इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा भारत के लगभग 15% भू क्षेत्र पर पाया जाता है। महोगनी हिमालय वनस्पति नहीं है। महोगनी जो है हिमालय वनस्पति नहीं है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल, कर्नाटक एवं उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में मुख्य वनस्पति महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, आबनूस आदि है। उष्णकटिबंधीय वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। हिमालय क्षेत्र में 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वनों का विस्तार मिलता है। इन वनों में देवदार, चीड़, सिल्वर, फर, स्प्रूस आदि वृक्ष प्रमुख है। दिल्ली एवं उसके निकट के क्षेत्रों में छोटे चकोर या गोल जलाशय बनाए जाते थे, जिसे नदी के पानी से भरा जाता था। ऐसे जलाशय को दीघी कहा जाता था। दिल्ली एवं उसके निकट के क्षेत्रों में छोटे चकोर या गोल जलाशय बनाए जाते थे, जिसे नदी के पानी से भरा जाता था। ऐसे जलाशयों को दीघी कहा जाता था। दीघी का निर्माण जल संरक्षण एवं छोटे स्तर पर सिंचाई के लिए किया जाता था। दिल्ली एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे, जिसे बावली कहा जाता था। असम के क्षेत्र में बोडो जनजाति द्वारा जो पारंपरिक तालाब बनाए जाते थे, उसे डोंग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में पत्थरों को काट छांट कर बनाए जाने वाले पारंपरिक टैंक को खत्री कहा जाता है। खत्री पारंपरिक। जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्र में जल के नाला को कूल कहा जाता है। जल के नाला को कूल कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी द्वारा 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में एवं 1906 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार 1895 में पुणे में एवं 1902 में अहमदाबाद में की गई थी। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1890 के अध्यक्ष थे। भारत के 3 राजनीतिक शासकीय शक्तियों मराठा, मुगल एवं राजपूत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। अंग्रेज अपने आरंभिक काल में 17वीं सदी के अंतिम चरण तक मुगल शक्ति को विश्वास में रखते हुए अपने को भारत में स्थापित किया था। 17वीं सदी में अंतिम चरण में विशेषकर 1686 ईस्वी से 1690 ईस्वी तक मुगल शक्ति ने अंग्रेजों का कुछ विरोध किया। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी पक्ष का नेता गवर्नर जोसियाह चाइल्ड था। 1686 से 1690 ईस्वी के दौरान मुगल अंग्रेज युद्ध को चाइल्ड का युद्ध कहा जाता है। अंग्रेज मुगल शक्तियों के बीच संघर्ष का एक काल सामान्यतः 1757 से 1765 ईस्वी का कहा जाता है, लेकिन इस संघर्ष में मुगलों की भूमिका आरंभ में निष्क्रियता की एवं बाद में नाम मात्र की रही थी।
भारतीय इतिहास में बड़े स्तर पर शासकीय अंग्रेजों से युद्ध करने वाली शासकीय शक्तियों में मराठा, मैसूर एवं सिख रहे हैं। अंग्रेजों से युद्ध करने वाले शासकीय शक्ति में मराठा, मैसूर एवं सिख का जो शासक जो लोग थे, जो राजा थे, यह अंग्रेजों से बहुत मजबूत युद्ध करते थे। आंग्ल मराठा युद्ध कुल 3 युद्ध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक हुआ। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। भारत में डच कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। 1759 का बेदरा का युद्ध बंगाल, अंग्रेज एवं डच शक्तियों के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जिसमें डचों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद भारत में डच शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया। दिए गए युद्ध में प्लासी का युद्ध पहला युद्ध था जिसने भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। बक्सर का कब हुआ? 1764 ईस्वी में। मैसूर वाला हुआ, मैसूर का तीसरी लड़ाई हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व में आरंभ का अर्थ है भारत में अंग्रेजों का एक राजनीतिक शासकीय शक्ति के रूप में स्थापित होना। 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के परिणाम में कंपनी के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान कर उन्हें एक अधिकृत शासकीय शक्ति बना दिया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधान के तहत विधायी परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित, आर्थिक नीति एवं वार्षिक वित्तीय विवरण पर पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा बजट पर पूर्ण बहस का अधिकार दिया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी के तहत वायसराय बेवेल की अंतरिम सरकार गठन के लिए भारतीय नेताओं को प्रस्ताव भेजा। 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार गठित की गई। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय बेवेल एवं उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। शुरू में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी। बाद में वायसराय बेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार 1946 में शामिल हो गए। 1946 के अंतरिम सरकार में अंतरिम रूप से वायसराय के अतिरिक्त 14 भारतीय थे। इस सरकार में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, C.H. भाभा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आसफ अली और मुस्लिम लीग के 5 व्यक्ति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह भारत के राष्ट्रपति 1962 से 67 तक रहे, उपराष्ट्रपति 52 से 62 तक रहे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत 1949 से लेकर 1952 तक रहे। BHU के कुलपति 1939 से 1948 तक रहे। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति 1931 से 1936 तक रहे। भारत रत्न इन्हें 1954 में मिला। टेम्पलेटॉन पुरस्कार इन्हें 1975 में मिला। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में हो गई थी। संविधान सभा के तहत गठित प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बड़ी समितियों की प्रक्रिया के नियमन समिति का संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की छोटी समितियों में वित्त एवं कर्मचारी समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा दिसंबर 1920 से नवंबर 1921 तक बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर के रूप में रहे। 1912 से 1920 तक बिहार उड़ीसा प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रांत के रूप में रहा था। 1920 में बिहार उड़ीसा प्रांत को गवर्नर प्रांत बनाया गया था। इसके प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। बिहार उड़ीसा प्रांत के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। राज्यपाल विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 202 में है। केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 में है। अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण का रखवाएगा। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख अनुच्छेद 371 के ए में है। कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 के बी में असम से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 के सी में मणिपुर से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 के डी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 के एफ में सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 के जी में मिजोरम से संबंधित है और 371 का एच अरुणाचल से संबंधित है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2007 से 2012 तक रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 तक रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत के पंचवर्षीय योजना इतिहास का अब तक अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत के पंचवर्षीय योजना इतिहास का अब तक का अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? 2012 से लेकर के 2017 तक का। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे। ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। सुमात्रा इंडोनेशिया में है, सुमात्रा इंडोनेशिया में है। ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है और 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय भारत के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि कोको जल संधि भारत के उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार कोको द्वीप के बीच है। कोको जल संधि भारत के उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार के कोको द्वीप के बीच है। माहे स्थान केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के शासन क्षेत्र के अंतर्गत। माहे स्थान केरल तट पर है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 4 भागों में बटा हुआ है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 भाग है: यनम, पुडुचेरी, कराईकल एवं माहे। यनम स्थान आंध्र तट पर स्थित है। पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु पर स्थित है। माहे स्थान केरल तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पूर्वी फ्रांसीसी कॉलोनी थी जिसमें 4 स्वायत्त क्षेत्र यूनम, पुडुचेरी, कराईकल एवं माहे है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुडुचेरी है। फ्रांस की सरकार ने वर्ष 1954 में भारत में अपने क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दी थी। वर्ष 1954 से 1962 तक भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों को अधिकृत क्षेत्र की श्रेणी के रूप में रखा गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करके फ्रांसीसी कॉलोनी के सभी 4 क्षेत्रों
यह नाम पुदुचेरी कराईकल माही इस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत लाया गया। गॉडविन ऑस्टिन चोटी महान हिमालय में नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। गॉडविन ऑस्टिन K2 चोटी ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीयन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी काराकोरम की चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। यह चोटी पाक अधिकृत कश्मीर में यह चोटी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंगा देवी, नामचा, बारवा तथा केदारनाथ चोटियां बृहद हिमालय की है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के कोडगु जिला के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। कावेरी नदी के द्रोणी तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल एवं कर्नाटक में है। कावेरी द्रोणी का सबसे अधिक विस्तार तमिलनाडु में है। कावेरी नदी का मुख्य बहाव मार्ग कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से है। कावेरी नदी एक सदा नीरा नदी है। हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा और अरकावती कावेरी नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी तथा अमरावती कावेरी नदी के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। तिलैया परियोजना झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में स्थित है। तिलैया परियोजना 21 फरवरी 1953 से कार्यशील हुआ है। तिलैया परियोजना 21 फरवरी 1953 से। तिलैया परियोजना दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की परियोजना है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिला में स्थित है। बैलाडीला खान लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध खान है। बैलाडीला खान हेमाटाइट और अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान से निकाले गए लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से बाहर भेजा जाता है, मुख्य रूप से जापान एवं दक्षिण कोरिया को। ओडिशा राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है। ओडिशा राज्य की सीमा 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश से मिलती है। ओडिशा का उत्तर पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से है, उत्तर पूर्वी सीमा झारखंड से, पश्चिम सीमा छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण सीमा आंध्र प्रदेश से मिलती है। ओडिशा का पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ एक तट पर है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। कुड्डनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। रावतभट्टा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। नरौरा केंद्र उत्तर प्रदेश में, काकारापारा गुजरात में तथा कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। इंदौर शहर NH47 NH52 के जंक्शन के निकट स्थित है। NH46 मध्य प्रदेश में ग्वालियर से बैतूल तक इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। NH47 गुजरात के सुरेंद्र नगर जिला के बामनबोर से महाराष्ट्र के नागपुर तक 1106 किलोमीटर लंबी सड़क है। NH52 पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अकोला तक 2317 किलोमीटर लंबी मार्ग है। शिक्षा के क्षेत्र में हार्टोग समिति का गठन उपयुक्त में से किसी वर्ष ने 1929 ईस्वी में फिलिप हार्टे की अध्यक्षता में भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति में यह सुझाव दिया गया था कि मिडिल स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को जोड़ा जाए। इससे रोजगार परक शिक्षा का विकास होगा, साथ ही साथ कॉलेज स्तर पर अनावश्यक भीड़ रुकेगी। 1944 में शिक्षा पर सार्जेंट योजना लाया गया था। आधुनिक शिक्षा का भारत में जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है और अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल 1878 से 1880 ईस्वी तक का था। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना। लिटन को भारत में निश्चित आदेश देकर भेजा गया था
कि अफगानिस्तान के अमीर के साथ एक व्यवहारिक संधि करे। दूसरी ओर अफगानिस्तान का अमीर इंग्लैंड और अफगानिस्तान का रूस दोनों की मित्रता को बनाए रखना चाहता था और दोनों में से किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, फलतः दोनों से दूर रहना चाहता था। अफगानिस्तान के अमीर की तटस्थता की यह नीति या उनके द्वारा रूस को कहीं अधिक महत्व देने की नीति से लॉर्ड लिटन नाखुश हो गया। अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय किया। लिटन के आक्रमण के फलस्वरूप अफगानिस्तान का तत्कालीन अमीर शेर अली भाग गया, रूसी तुर्किस्तान में शरण लिया, जहां उनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में हो गई। शेर अली का पुत्र याकूब खान अंग्रेजों के साथ संधि करके 1879 ईस्वी में अफगान के गद्दी पर आया, लेकिन फिर उसे गद्दी से हटा दिया गया। 1880 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की सरकार बनी, फलतः भारत में वायसराय लॉर्ड लिटन त्यागपत्र दे दिया। लिटन की जगह रिपन भारत का वायसराय बना। रिपन के समय अफगानिस्तान का नया अमीर अब्दुर्रहमान बना। अब्दुर्रहमान को रिपन के द्वारा मान्यता दी गई। इस प्रकार 1878 ईस्वी से शुरू आंग्ल अफगान युद्ध को पूरी तरह विराम लग गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842 ईस्वी का शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ। द्वितीय ऑकलैंड अफगान युद्ध द ग्रेट गेम का हिस्सा था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ था। चेचू जनजाति विद्रोह आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। चेचू जनजाति विद्रोह 1921 में आंध्र प्रदेश के नल्लम पहाड़ी क्षेत्र में हुआ जनजाति विद्रोह था। यह विद्रोह नल्लम पहाड़ी क्षेत्र पर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव एवं नियंत्रण के विरुद्ध था। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के नल्लम पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के वन नीति के विरुद्ध था। चेचू जनजाति विद्रोह का नेता हनुमंतु थे। चेचू जनजाति विद्रोह के नेता हनुमंतु थे। बेंजामिन डिजरेली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिजरेली विद्रोह के काल में इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी का प्रमुख नेता थे। अंग्रेज इतिहासकार टी.आर. होम्स ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। जॉन लॉरेंस तथा सिल्ले के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था। जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह विद्रोह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के काल का है। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल वर्ष 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। रिपन ने भारतीय मिल मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए पहला फैक्ट्री 1881 ईस्वी में पारित किया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 को उपबंध केवल उन कारखानों पर लागू थे जहां 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे। प्रथम फैक्ट्री एक्ट द्वारा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था को सुधारा गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री के काम में लगाना प्रतिबंध किया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए काम करने का समय नियमित किया गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट से फैक्ट्री में खतरनाक मशीनों के पास घेरा अर्थात बाड़ा फेंस लगाना आवश्यक किया गया। इस एक्ट के नियमों को परिपालन के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। सर एंड्रू फ्रेजर लॉर्ड कर्जन काल में गठित पुलिस आयोग का अध्यक्ष था। भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक का रहा। कर्जन ने विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया था। कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में एक पुलिस आयोग गठित किया। वर्ष 1903 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया। कर्जन ने वर्ष 1901 में कॉलिन स्कॉट मैनफ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग गठित किया था। इस सिंचाई आयोग ने सुझाव दिया था कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए अगले 20 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ 50 लाख रुपया अतिरिक्त खर्च किया जाए। शिक्षा क्षेत्र की सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में की गई। 1944 में केंद्रीय शिक्षण मंत्रणा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक राष्ट्रीय शिक्षा रोजगार की जिसे प्रायः सार्जेंट योजना कहा जाता है। सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रणादाता
थे। विश्वविद्यालय आयोग 1948 ईस्वी में एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया था। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय आयोग 1948 ईस्वी में एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया था। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। 1935 में संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 को बंदों से संबंधित सभी तथ्य सही 1935 के अधिनियम द्वारा गवर्नरी प्रांतों को एक नई वैधानिक प्रतिष्ठा प्रदान की गई। प्रांतों को द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त मिल गया और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद लगभग समाप्त हो गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्वैत शासन को प्रांत स्तर पर समाप्त करना तथा केंद्र स्तर पर द्वैत शासन लागू करना इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का, 57 में राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख है और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें उल्लेख है। 60 में राष्ट्रपति पद या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया का उल्लेख है। 62 में राष्ट्रपति पद पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित उल्लेख है। भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1968 में, 69 में और 71 में बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए थे। भोला पासवान शास्त्री पहली बार मुख्यमंत्री पद पर 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री का द्वितीय काल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक का रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री का द्वितीय काल 22 जून 1970 से 4 जुलाई 1969 तक का रहा और तीसरा काल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहा। बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप 2008 में जारी किया गया। बिहार सरकार द्वारा अब तक 4 कृषि रोड मैप जारी किए जा चुके हैं। भारत के प्रथम कृषि रोड मैप की अवधि 2008 से 2012 तक की थी। द्वितीय कृषि रोड मैप की अवधि 2012 से 2017, तृतीय का 2017 से 2022, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ 28 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पटना के बापू सभागार में किया। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधता, तिलहन उत्पादन, मोटे अनाजों के उत्पादन आदि में वृद्धि को मुख्य तत्व के रूप में शामिल किया गया है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 2028 ईस्वी तक में कृषि से संबंधित विभिन्न स्कीमों प्रोजेक्टों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय दर्शाया गया है। चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक में 1.62 लाख करोड़ रुपया प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करने का दर्शाया गया है।